1965 में महमूद की एक फिल्म आई थी, जौहर महमूद इन गोवा। इस फिल्म के गीत की कुछ लाइनें हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। हलाकू रहा है न हिटलर रहा है, मुसोलिनी का ना वो लश्कर रहा है, नहीं जब रहा रूस का जार बाकी तो कैसे रहेगा साला जार बाकी। हिटलर, मुसोलिनी, रूस का जार, इन नामों से आप वाकिफ होंगे। हलाकू चंगेज खान के एक खूंखार जनरल का नाम था और बाकी बचा सालाजार। ये नाम है यूरोप में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले तानाशाह का। पूरा नाम अंतोनियो डी ओलिवेरा सालाजार। सालाजार ने पुर्तगाल पर 36 साल तक राज किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पूरे यूरोप में तानाशाह मक्खियों की तरह झड़ रहे थे, सालाजार 1968 तक पुर्तगाल की सत्ता पर काबिज रहा। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है आज की तारीख और एक बयान। साल 2022 फरवरी का महीना, 3-4 दिन के अंतराल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले संसद में और फिर एक चुनावी रैली के दौरान कहा, नेहरू ने अपनी इंटरनेशनल इमेज बचाने के लिए गोवा को 14 साल तक गुलाम रहने दिया। ये तो था बयान। अब तारीख की बात कर लेते हैं। 19 दिसंबर यानी आज की तारीख थी जब 1961 में गोवा आज़ाद हुआ। गोवा पर 450 साल तक राज करने वाले पुर्तगालियों का शासन मात्र 36 घंटों में खत्म हो गया था। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि नेहरू ने गोवा की आज़ादी में 14 साल क्यों लगाए और 1961 में ऐसा क्या हुआ था जो नेहरू अचानक गोवा पर एक्शन के लिए तैयार हुए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। गोवा पर पुर्तगालियों के शासन की शुरुआत हुई साल 1510 में, जब अल्फोंसो डी एल्बुकर्की नाम के एक पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर की आदिल शाही से गोवा को जीता। इसके लगभग 270 साल बाद पहली बार गोवा की आज़ादी की पहली कोशिश हुई। इस घटना को पिंटो कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। कंडोलिम के एक गांव में पिंटो परिवार रहता था। इस परिवार के लोग पादरी नियुक्त होते थे, लेकिन पुर्तगालियों के शासन में इन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। चर्च के उच्च पदों पर स्थानीय लोगों के बजाय पुर्तगालियों और यूरोपियंस को तरजीह दी जाती थी। पिंटो परिवार ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन जब इनकी सुनी नहीं गई तो पिंटो परिवार ने मैसूर के टीपू सुल्तान से हाथ मिलाया। योजना के अनुसार इन लोगों को पुर्तगाली सैनिकों के खाने में जहर मिलाना था, जिसके बाद टीपू की फौज गोवा पर हमला कर उसे कब्जा कर लेती। लेकिन योजना शुरू होने से पहले ही फेल हो गई। पिंटो परिवार ने एक स्थानीय बेकर से सेना की ब्रेड में जहर मिलाने को कहा, लेकिन उसने पुर्तगालियों के सामने इस षड्यंत्र का भांडा फोड़ दिया। पुर्तगालियों ने नजीर पेश करने के लिए 15 लोगों को सरेआम मौत की सजा दी। गोवा की आज़ादी की अगली कोशिश 1910 के आसपास हुई। 1910 में पुर्तगाल में राजशाही का खात्मा हुआ। गोवा के लोगों में अब उम्मीद जगी कि अब उन्हें भी पुर्तगालियों की तरह ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस दौर में गोवा में पहले पुर्तगाली अखबार की शुरुआत हुई थी। ओ हेराल्डो नाम के इस अखबार ने पुर्तगाली शासन की खूब मुखालफत की, जिसके नतीजे में 1917 में पुर्तगाल ने नया कानून पास कर पहले से भी ज़्यादा सख्तियां लाद दी। 1930 में पुर्तगाल ने एक और कानून पास किया, जिसके तहत पुर्तगाल की सारी कॉलोनीज में राजनीतिक सम्मेलन और रैलियों पर पाबंदी लगाई गई। इस कानून से एक असर ये भी हुआ कि पहली बार पुर्तगाल ने आधिकारिक तौर पर गोवा को कॉलोनी का स्टेटस दिया। 1938 में गोवन कांग्रेस की स्थापना हुई और 1940 से 46 के बीच गोवा में लगातार सत्याग्रह चला, जिसे लीड कर रहे थे राम मनोहर लोहिया। पुर्तगाली प्रशासन ने 1946 में सारे सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया, जिससे आंदोलन ठंडा पड़ने लगा। आंदोलनकारियों को लग रहा था कि भारत की आज़ादी के साथ ही गोवा भी आज़ाद होगा, लेकिन पुर्तगाल के तानाशाह सालाजार का ऐसा कोई इरादा था नहीं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा अब सालाजार के बारे में जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी सालाजार अपनी सत्ता बनाए रखने में कामयाब रहा, जबकि यूरोप में तमाम तानाशाह सत्ता से हटाए जा रहे थे। सालाजार की सफलता का कारण था उसकी न्यूट्रल रहने की रणनीति। सालाजार हिटलर विरोधी था, लेकिन वो जानता था कि जर्मनी के खिलाफ युद्ध करने की उसकी हैसियत नहीं, इसलिए पुर्तगाल ने युद्ध के दौरान तटस्थ रहने की रणनीति अपनाई। इस बीच मित्र राष्ट्रों ने भी सालाजार पर ज्यादा दबाव डाला नहीं। वो नहीं चाहते थे कि पुर्तगाल एक्सिस पावर्स की तरफ झुक जाए, क्योंकि ऐसा होने की स्थिति में स्पेन भी एक्सिस पावर्स की तरफ झुक जाता। युद्ध की समाप्ति के बाद पुर्तगाल को यह कहें कि सालाजार को इसका फायदा भी मिला। मार्शल प्लान के तहत उसे अमेरिका से फंड मिला, उसे नेटो की सदस्यता दी गई और इस सब के बीच सालाजार की तानाशाही भी बरकरार रही, यानी चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। अब इसी संदर्भ में गोवा को देख लीजिए आप।
नेटो का मेंबर होने के चलते पुर्तगाल को सुरक्षा की गारंटी मिली हुई थी। हालांकि नेटो के नियमों के अनुसार यह सुरक्षा कॉलोनीज को नहीं मिलती थी, लेकिन सालाज़ार ने यहां पर एक चाल चलते हुए गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा घोषित कर दिया, जिसके चलते भारत की सिचुएशन जटिल हो गई पहले से ज्यादा। नेहरू कई बार कह चुके थे कि गोवा भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने पुर्तगाल से बातचीत की कोशिश भी की। सालाज़ार ने जवाब दिया, गोवा हमारा हिस्सा है, कोई दान या तोहफे में देने की चीज नहीं है। इस बीच गोवा में आजादी की कोशिश लगातार चल रही थी। गोवन कांग्रेस सत्याग्रह से कोशिश कर रही थी, वहीं आजाद गोमंतक दल और गोवा लिबरेशन आर्मी जैसे दल सशस्त्र संघर्ष से गोवा को आजाद कराने में लगे हुए थे। जैसे इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, उसके दो धड़े थे, एक नॉन वायलेंट एक वायलेंट। इसी तरह गोवा में भी काम चल रहा था। 1953 में इस मुद्दे पर पुर्तगाल और भारत के संबंधों में इतना तनाव आया कि दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए। ठीक इसी समय पुर्तगाल के साथ साथ फ्रेंच कॉलोनीज का मुद्दा भी सामने था। 1954 तक पांडिचेरी को भारत में विलय करवाया गया। यह विलय कमोबेश शांतिपूर्वक तरीके से हो गया था, क्योंकि भारत को अपनी सेना भेजनी नहीं पड़ी। नेहरू को लग रहा था कि गोवा में भी फौज को भेजे बिना काम चल जाएगा। पुर्तगाल के खिलाफ नेहरू यूएन में गए। इधर देश में उन पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा था। जनसंघ के नेता जगन्नाथ राव ने 3000 लोगों के साथ गोवा में घुसने की कोशिश की। इस दौरान हुए लाठीचार्ज में कई लोग घायल भी हुए और कई लोगों पर गोलियां भी चलाई गईं। वही 1955 में कम्युनिस्ट पार्टी ने देश भर के कार्यकर्ताओं की टुकड़ियां गोवा भेजना शुरू किया। जत्थे के जत्थे गोवा जाने लगे, जिसके नतीजे में कई बार गोलियां चली, हजारों को जेल जाना पड़ा। ये देखकर पुर्तगाल ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कहना शुरू किया कि भारत उनकी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नतीजतन नेहरू को बयान जारी कर कहना पड़ा, कुछ लोग हमें सेना भेजने पर मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन जो सत्याग्रह करना चाहते हैं वो सत्याग्रह के सिद्धांत याद रखें, सत्याग्रहियों के पीछे सेना नहीं जाती। हालांकि नेहरू पूरी तरह मिलिट्री एक्शन के विरोध में भी नहीं थे। एस गोपाल अपनी किताब जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी में लिखते हैं, नेहरू का मानना था कि पुर्तगाली उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर नेहरू ने कहा था, मिलिट्री एक्शन कब और कैसे होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे बिल्कुल शक नहीं होगा कि ऐसा हो जाए। यानी उन्होंने डिनाई नहीं किया कि इंडिया मिलिट्री ऑप्शंस के बारे में सोच रहा है। नो ऑप्शंस ऑफ द टेबल। इस बीच गोवा का मुद्दा इंटरनेशनल बनता जा रहा था। 1955 में सोवियत प्रीमियर निकोलाई बुल्गानिन ने भारत का दौरा किया। उन्होंने गोवा पर भारत के दावे का समर्थन भी किया। कोल्ड वॉर का जमाना था वो, इसलिए अमेरिका का रिएक्शन आना लाजमी था, जो आया। अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी फॉस्टर डलस ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा बता दिया। देख लीजिए अभी के दोस्त तब क्या बोल रहे थे। भारत में इस बयान की खूब निंदा होनी थी। नेहरू ने कहा, अमेरिका जितनी मदद देना चाहता है उससे ज्यादा नुकसान उसके इस बयान ने कर दिया। इस मुद्दे पर 1955 में अमेरिका और पुर्तगाल के बीच एक मुलाकात का जिक्र मिलता है। 30 नवंबर को ही इस मुलाकात में पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो कुन्हा और अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी फॉस्टर डलस के बीच गोवा को लेकर चर्चा हुई थी। कुन्हा गोवा के मुद्दे पर सोवियत दखल से बातचीत की शुरुआत करते हैं। इसी पर डलस उन्हें मशवरा देते हुए कहते हैं कि आपको प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह के बारे में सोचना चाहिए। डलस का इशारा था कि अगर जनमत संग्रह के लिए पुर्तगाल तैयार हो जाए तो अमेरिका खुलकर पुर्तगाल की सिफारिश करेगा। उन्होंने जवाब दिया कि अगर कल अलास्का या फ्लोरिडा जनमत संग्रह कराना चाहे तो क्या यूएस इसके लिए तैयार होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नेहरू पहले ही कह चुके हैं, जनमत संग्रह से भारत के दावे को कोई असर पड़ेगा नहीं। इस समय पर अमेरिका के आक्रामक रुख को देखते हुए यह कहना कठिन है कि अगर भारत सैन्य हस्तक्षेप की कोशिश करता तो इस पर नेटो का क्या रिएक्शन होता। नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत नेटो देशों को पुर्तगाल की सहायता के लिए आना पड़ता। शायद इसी कारण से भारत ने सैन्य हस्तक्षेप से पहले परहेज रखा। फिर एक सवाल खड़ा होता है कि 1961 में ऐसा क्या हो गया कि नेहरू ने सैन्य हस्तक्षेप के लिए हामी भरी। 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कैनेडी अपने पूर्ववर्तियों के मुकाबले भारत के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। 16 दिसंबर 1961 इस तारीख को नेहरू को लिखे एक खत में कैनेडी लिखते हैं, हम भारत से संयम बरतने की अपेक्षा करते हैं। अमेरिका कोशिश करेगा कि पुर्तगाल दीवार पर लिखे सत्य, राइटिंग ऑन द वॉल जिसको कहते हैं, उसे स्वीकार करे और उस जगह से निकल जाए जहां उसकी स्वीकार्यता नहीं है। हालांकि नेहरू ने इस बार किसी की सुनी नहीं। 17 दिसंबर 1961 को भारत की सेना ने गोवा में एंट्री की और 36 घंटे के अंदर गोवा को आजाद करा लिया गया। इस मुद्दे पर अमेरिका ने नाराजगी जताई। कैनेडी ने भारतीय राजदूत को बुलाकर कहा भी कि कितने सालों से आप हमें नैतिकता सिखा रहे हैं और आखिर में आपने भी वही किया जो कोई आम देश करता है। यह ऐसा है मानो कोई नीति उपदेशक वैश्यालय से बाहर निकलते हुए पकड़ा जाए।
1961 में अमेरिका के सॉफ्ट रिएक्शन के और भी कारण थे। उसी साल अमेरिका क्यूबा पर होने वाले बे ऑफ पिग्स इन्वेजन की तैयारी में लगा था। वहीं अफ्रीकी महाद्वीप, सऊदी अरब और सोवियत संघ जैसे देश गोवा के मुद्दे पर भारत के समर्थन में थे। वहीं पुर्तगाल में सालाजार की लोकप्रियता भी लगातार घट रही थी। नेटो देश एक तानाशाह को अपने बीच पाकर ज्यादा सहज भी नहीं थे। इन्हीं सब कारणों के चलते अमेरिका ने भारत के एक्शन पर कोई खास सख्त प्रतिक्रिया दी नहीं। 1962 में अमेरिका ने भारत को मिलने वाली फॉरेन एड पर 25% की कटौती कर दी और इस मुद्दे से हाथ धो दिया। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत के कदम की आलोचना की, लेकिन कोई बड़ा या कड़ा कदम नहीं उठाया। वहीं भारत के इस कदम से पुर्तगाल में मातम का माहौल बन गया। लिस्बन की सड़कों पर सन्नाटा छा गया और उस साल पुर्तगालियों ने क्रिसमस नहीं मनाया। लिस्बन की सड़कों पर एक मातम जुलूस निकला। सालाजार ने प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय ब्रिगेडियर सगत सिंह के सिर पर $10,000 का इनाम रख दिया। सगत सिंह गोवा में पैराशूट रेजिमेंट को कमांड कर रहे थे और वहीं सबसे पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने गोवा की राजधानी पणजी में लैंड भी किया था। गोवा पर कब्जे के साथ ही भारत और पुर्तगाल के संबंध पूरी तरह ठंडे हो गए। 1974 में जब पुर्तगाल में क्रांति के तहत तानाशाही का अंत हुआ, तब जाकर दोनों देशों के संबंध दोबारा बहाल हुए। 31 दिसंबर 1974 को दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें पुर्तगाल ने दमनदीव, दादरा नगर हवेली सहित गोवा को भारत का अभिन्न हिस्सा स्वीकार किया। 1990 में भारत के राष्ट्रपति ने पुर्तगाल का दौरा किया और 1992 में पुर्तगाली राष्ट्रपति भारत के दौरे पे आए, जिस दौरान उन्होंने गोवा का दौरा भी किया। इसी के साथ आज का तारीख यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।